कहानी का शीर्षक है भीड़ में खोया आदमी। इस कहानी को लिखा था लीलाधर शर्मा पर्वतीय ने। यह आपकी साहित्य सागर की कहानी है, तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी के पहले दृश्य में आप ये देख रहे होंगे कि लोग एक ही तरफ भाग रहे हैं, एक ही तरफ दौड़ रहे हैं। यानी कि भीड़ बहुत ज्यादा है और मौके बहुत कम। ये आज के जमाने को भी ये चीज आज के जमाने के लिए भी लागू होती है। यानी कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम सभी जिस मंजिल को पाना चाहते हैं उसे पा नहीं पाते, या फिर उसके बीच में ही हम हार मानते हैं क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं। चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो या कोई भी सफर हो, आप देखते हो कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आप अपनी अपनी पहचान नहीं बना पाते। तो बस यही चीज़ को पढ़ेंगे हम आज की इस कहानी में। तो आज की इस कहानी में आप देखते हो कि लेखक बताते हैं कि उनका एक मित्र था जिसका नाम था बाबू श्यामला कांत। तो श्यामला कांत काफ़ी सीधा-साधा, परिश्रमी और ईमानदार इंसान था, लेकिन वो अपनी निजी ज़िंदगी में काफ़ी लापरवाह था। कैसे? उसके ढेर सारे बच्चे थे। अब बच्चों से क्या मतलब? यानी कि इतने-इतने बच्चे थे जिनका वो ध्यान भी नहीं रख पाता था, क्योंकि इतने-इतने बच्चों का ध्यान रखना, उनकी पढ़ाई, खाना-पीना काफ़ी मुश्किल बात है और आज की महँगाई के दौर में तो ये काफ़ी नामुमकिन सी बात लगती है। तो फिर वो कहते हैं कि पिछली गर्मियों में जब उनकी बेटी की शादी में उन्हें जाना था, तो उन्होंने 15 दिन पहले ही वो टिकट काउंटर पे जाते हैं, यानी कि स्टेशन पर जाते हैं टिकट कटवाने। तो काफ़ी लंबी लाइन थी। जब वो पहुँचते हैं टिकट काउंटर के पास, तो फिर उन्हें पता चलता है कि एक भी ट्रेन खाली नहीं है, इसलिए उन्हें बिना टिकट कटवाए ही जाना पड़ता है क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी था। जब वो स्टेशन पे पहुँचते हैं, तो उस स्टेशन को देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे चलने भर की भी जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। उन्होंने जैसे-तैसे करके अपना सामान अंदर चढ़वाया एक कुली के मदद से। अब उन्होंने कुली की मदद इसलिए ली क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, उनका सामान तो ज़्यादा नहीं था लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। साथ-साथ उस कुली ने उन्हें धक्का भी दिया खिड़की के द्वारा, ताकि वो अंदर चढ़ सके, वरना उनका ट्रेन भी छूट जाता। उन्हें लक्ज़र में ही उतरना था, तो फिर वो खिड़की से जैसे-तैसे करके उतर जाते हैं। जब वो देखते हैं कि ट्रेन के ऊपर तक लोग चढ़े हुए हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो सोचते हैं कि कैसे ये लोग अपनी जान की फ़िक्र किए बिना यहाँ पे चढ़ रहे हैं। आखिर इनकी क्या मजबूरी है? फिर वो सोचते हैं कि क्या ये लोग नियम, कानून, अनुसंधान को बिल्कुल भी नहीं मानते? ट्रेन के नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं करते? फिर वो जैसे ही हरिद्वार स्टेशन पे पहुँचते हैं, अ, श्यामला कांत का बेटा, बड़ा बेटा जिसका नाम था दीनानाथ, वो वहाँ पे पहुँचा होता है उन्हें घर ले जाने। वो लड़का ऑलमोस्ट उसने 2 साल पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन अभी तक वो नौकरी की तलाश में भटक रहा था। तो फिर लेखक उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने रोज़गार कार्यालय इतने सारे खुल रहे हैं, रोज़गार कार्यालय जहाँ पे लोगों को नौकरी देती है, वो तो क्या तुमने वहाँ कोशिश नहीं की? तो फिर उसने कहा कि मैंने वहाँ पे भी कोशिश किया, मैं लंबी लाइन पे खड़ा था। जब मेरा नंबर आया तो मुझे पता चला कि मेरे जैसे कितने लोग उसी नौकरी के लिए, वैसे ही नौकरियों के लिए वहाँ पे आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बात की आशा मत रखो कि तुम्हें नौकरी मिल ही जाएगी, तुम्हें नौकरी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत सारे तुम्हारे इतने ही पढ़े-लिखे लोग आ चुके हैं, तो शायद नौकरी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो वो सोचते हैं, लेखक सोचते हैं कि हरिद्वार जैसे छोटे से शहर का अगर ये हाल है, तो बेरोज़गारी की समस्या हमारे पूरे देश में कितनी होगी। जैसे ही वो अपने दोस्त का घर पहुँचते हैं, वो देख के हैरान हो जाते हैं। बस उस घर में 2 ही कमरे थे, घर काफ़ी छोटा-सा और घर में सारा सामान ठूँसा हुआ था। फिर वो अपने दोस्त से पूछते हैं कि तुम्हारे घर में बस 2 ही कमरे हैं? तो फिर वो बोलता है कि हाँ यार, जैसे-तैसे मैंने 2 साल पहले यहाँ पे आया था, तो मुझे जैसे-तैसे ये घर मिला। 1 साल तो मुझे काफ़ी मेहनत लगा घर ढूँढने में ही, फिर जाकर ये छोटा-सा घर मिला, जहाँ मैं अपना कम से कम सर तो ढक सकूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे मकान हैं, लेकिन लोग इतना ज़्यादा है कि सबको घर नहीं मिल पाता। आए दिन तो मकान बनते हैं, लेकिन लोग ही इतने ज़्यादा हैं कि क्या कर सकते हैं, मकान ही नहीं मिलते। इसके बाद उनकी बीवी आती है, श्यामला की बीवी आती है, खाना-पीना लेकर। उनके साथ 5 बच्चे थे, 3 लड़कियाँ थी और 2 लड़के थे। तो लेखक उनकी हालत को देखकर पूछ लेते हैं कि क्या ये अस्वस्थ हैं? आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? तो उनकी बीवी कहती है कि डॉक्टर डॉक्टर को दिखाना था? तो फिर वो बोलती हैं कि भाई साहब, इतने बड़े परिवार में आए दिन किसी न किसी का बीमार होना तो स्वाभाविक सी बात है, और डॉक्टर को दिखाने गई थी, लेकिन अस्पताल में इतनी ज़्यादा भीड़ ही थी कि क्या कहूँ। वो कहती हैं कि ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर ही उठ के आ गया हो। फिर वो कहती हैं कि डॉक्टर भी इतने-इतने मरीज़ को कैसे अच्छे से देख सकते हैं। फिर
फिर वो कहती है कि आपको पता है अभी जो मेरी बेटी की शादी थी, मैंने सोचा कि शादी के कपड़े मैं दर्जी से सिलवा लूँ। मैंने अपने बेटे को भी भेजा दर्जी के पास कपड़े सिलवाने, लेकिन एक भी दर्जी नहीं मिला, एक भी दर्जी खाली नहीं था। सबके पास पहले के ही इतने-इतने ऑर्डर थे कि उन्होंने नया ऑर्डर लेने से मना कर दिया और आखिरकार कोई भी ऑर्डर नहीं लिया। तो वो कहती हैं कि पहले के ज़माने में लोग मानते थे कि ग्राहक ही भगवान है, लेकिन अब तो लोग ग्राहक की ही सेवा करने से मना करते हैं। इसके बाद उनका जो एक और लड़का था, जो एक और लड़का था जिसका नाम था समंत, वो आता है, वो झुँझलाते हुए स्वर में बोलता है कि माँ मुझे 1 कप चाय दो। वो बोलता है कि पूरा दिन मेरा आज राशन की दुकान पे ही बीत गया। इतनी लंबी भीड़ थी, जब मेरा नंबर आया तो राशन भी अच्छे से नहीं मिल पाया। इसके बाद लेखक सोचने लग जाते हैं कि आखिर इन सब का क्या कारण है? इतने इतने बड़े-बड़े दुकान, इतने बड़े-बड़े मकान बन रहे हैं, तब भी लोगों को क्यों नहीं सामान मिल रहा है, क्यों नहीं उन्हें घर मिल पा रहा है। रोज़गार इतने सारे हैं लेकिन तभी भी इतने सारे लोग रोज़गार के लिए क्यों मर रहे हैं, क्यों उन्हें रोज़गार नहीं मिल रही। इतनी सारी रेलगाड़ियाँ, इतने सारे बस खुल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन तभी भी लोगों को क्यों नहीं इनका फ़ायदा मिल रहा है। इसके बाद वो कहते हैं कि क्या ये सबका मेन जो रीज़न है, क्या वो हम हैं? क्या हम सब इन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं? फिर वो कहते हैं कि घर में बच्चे तो अच्छे लगते हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर इन बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दी जाए, उन्हें उनका खाना-पीना अच्छे से ना देखा जाए, उन्हें पढ़ाई-लिखाई अच्छे से ना कराई जाए, उन्हें अच्छी शिक्षा ना मिले, तो इतने बच्चे भी होना दुखदाई है। फिर वो कहते हैं कि आजकल के ज़माने में इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, इतने-इतने लोग हॉस्पिटल के पास मिल रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहे हैं? क्या उन्हें पसंद है अस्पताल जाना? नहीं, किसी को भी नहीं पसंद है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका कारण है प्रदूषण, इसका कारण है गंदगी, नाली, कूड़े। इतने-इतने मकान हैं लेकिन हर जगह आपको कूड़े ही मिलेंगे। अगर आपने भी देखा होगा अपार्टमेंट्स, नए-नए अपार्टमेंट्स, तो स्टार्टिंग में वो अपार्टमेंट काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ दिन बाद हर अपार्टमेंट का हाल वही हो जाता है, हर जगह बस नालियाँ बहती हैं। तो यही कारण है कि आजकल इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है कि लोगों को जगह नहीं मिलती रहने की। हर जगह बस गंदगी है। कूड़ा है, कचरा है। तो अगर अब कवि यहाँ पे बताते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को सँभाल सकते हैं, कैसे इन बीमारियों को रोक सकते हैं। अगर परिवार सीमित हो यानी कि अगर 2 लोग हैं यानी कि माता और पिता हैं तो उनके 2 ही बच्चे हों और फिर उन्हें साफ जलवायु मिले, साथ-साथ उन्हें भरपेट खाना मिले, अच्छी पढ़ाई मिले तभी हम इन बीमारी से बच सकते हैं। रेल, बस सभी जगह इतनी भीड़ है, इसका कारण क्या है? इसकी कारण है जनसंख्या। अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो इसका असर तो हमारे देश की अनुशासन पे भी पड़ेगा, देश की आय व्यवस्था पर भी पड़ेगा। सड़क पर इतनी सारी एक्सीडेंट होती है, इतने सारे दुर्घटनाएँ होती हैं, इसका भी कारण क्या है? इसका भी कारण है जनसंख्या, लोग ही इतने ज़्यादा हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम सब इन चीज़ों को अगर अभी तक अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि इन सब चीज़ों को अगर अभी तक हम नहीं समझते, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम इसी भीड़ में कहीं खो जाएँगे। यानी कि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम दिख भी नहीं पाएँगे इस भीड़ में। फिर वो कहते हैं कि मुझे अपने दोस्त को इस बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं है कि उससे क्या गलती हुई है, क्योंकि आज वो उस गलती का असर उसे झेलना पड़ रहा है। उसका इतना बड़ा परिवार है कि वो किसी को ध्यान से देख नहीं पा रहा। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर समय रहते हम सब नहीं चेतते यानी कि हम सब इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते, जो चेतावनी हमें मिल रही है अगर उस चीज़ को हम नहीं समझते, तो वो दिन दूर नहीं है जब ऐसी ही भीड़ में हम कहीं खोए होंगे, हमें खुद की ना पहचान मिलेगी, ना खुद की जगह। ऐसे ही बस एक जगह से दूसरी जगह हम भटकते रहेंगे, जगह भी नहीं होगी जहाँ पे हम चल सकें। हमारी मंज़िल, हमारी खुशियाँ सब कुछ इसी भीड़ में खत्म हो जाएगी, लोग इसी भीड़ में कहीं खो जाएँगे। तो इस कहानी का शीर्षक इसीलिए था भीड़ में खोया आदमी, यानी कि बढ़ती जनसंख्या के साथ लोग भी इस भीड़ में कहीं न कहीं खोते जा रहे हैं। तो हमें जनसंख्या को रोकने की यानी कि जनसंख्या को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमें सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज़ दी हैं, बहुत सारे स्कीम्स आ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए और हमारे देश के लिए अच्छे तरह से देश की सफलता के लिए अग्रसर होना चाहिए। तो बस यही था आपकी इस कहानी में, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।